अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज नाजरीन बात करते हैं तोशा खाना केस के ऊपर। तोशा खाना से मुतल्लिका एक घड़ी की फरोख्त को लेकर इलेक्शन कमीशन और हुकूमत मिलकर काफी मुकदमात कायम कर रही है और इंसान हैरान है कि एक कॉज ऑफ एक्शन को लेकर कितने मुकदमात कायम किए जा सकते हैं। इस सारे मामले के बैकग्राउंड में मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं जिसको आप सुनेंगे तो ये सियाको सबाक भी आपको समझ आ जाएगा और बड़ा मजा भी आएगा। तो नाजरीन, मेरे सोर्स और खबरी के मुताबिक मुबैना तौर पर आज से कुछ माह पहले, और ये मई 2023 के वाक़ये से पहले की बात है, गालबन फरवरी 17 और 20 के बीच की ये बात है कि वजीर आजम हाउस में शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में नून लीग से मुतल्लिका वकला से काफी ज्यादा मुशावरत की गई, जिसमें रिपोर्टेडली जो मेरे सोर्स के मुताबिक जो वकील शामिल हुए उसमें अमजद परवेज साहब हैं, अशतर औसाफ साहब हैं, आजम नजीर कारड़ साहब थे और इनके कुछ जूनियर्स हैं, कोई चट्ठा या चीमा साहब थे, वो थे। इसके अलावा कुछ गुमनाम लोग भी थे, इनमें से बल्कि दुबई में मुतय्यन एक अफसर भी था जो स्पेशली इन मीटिंग्स और कंसल्टेशन के लिए बुलाया गया था। वो भी इन मीटिंग्स में शामिल था और इन मीटिंग्स के अलावा शहबाज शरीफ साहब ने दो और अलग से भी कंसल्टेशन की अपने वकला के साथ, जिसमें एक नाम सुलेमान भट्ट साहब का है और एक नाम बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब का है। इन तमाम मीटिंग्स और कंसल्टेशन का मकसद नाजरीन ये था कि इमरान खान साहब को किसी भी तरीके से उनके खिलाफ कायम मुकदमात, इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशन के अंदर घेरा तंग करके, नैरो डाउन करके सजा दिलवाई जा सके ताकि अगले इलेक्शन की दौड़ से पहले वो उस दौड़ से बाहर हों। इस मीटिंग में जो प्रोफेशनल, पहले तो कहा गया कि आप अपनी एक बाकायदा प्रोफेशनल ओपिनियन दें, और इन तमाम वकला ने तकरीबन एक जैसी ही प्रोफेशनल ओपिनियन दी कि उनकी नज़र में मुख्तलिफ जो केसेस बनाए जा रहे हैं और जो चीज़ें उनके सामने रखी गई हैं, डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं, उनके मुताबिक ये कोई ख़ास प्रोसिक्यूटेबल केसेस नहीं बनते और हमें ये जो है सजा की तरफ जाते नजर नहीं आते। और अगर किसी में सजा हो भी जाती है तो जो अपील का प्रोसेस है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सजा होती नजर नहीं आती। इसके बाद इस मीटिंग के अंदर जो मीटिंग्स के अंदर एक नहीं थी, एक से ज्यादा मीटिंग हुई है। ये भी उनको जिम्मे लगाया गया कि कोई ऐसा केस या एक दो केसेस उठाए जाएं जिसके ऊपर मेहनत करके उन केसेस को बनाया जा सके और सजा दिलवाई जा सके। काफी ज्यादा अरकरेजी के बाद जो एक केस, जो टॉप ऑफ द लिस्ट जिसको रखा गया, वो केस था इलेक्शन कमीशन के गोशवारे न में तोशाखाना की बेची हुई घड़ी को एक साल जाहिर न करने का केस। उस केस के अंदर भी ये कैवियट रखा गया, ये शर्त रखी गई कि इस केस में शायद सजा करवाई जा सके अगर हुकूमत का पूरा जोर जो है वो शामिल हो और इसके साथ इलेक्शन कमीशन की भी भरपूर मावनत हासिल हो और अदालत की तरफ से भी प्यार भरा रवैया हो, तो फिर इस केस में सजा की करवाई जा सकती है। क्योंकि ये एक टेक्निकल नौयत का केस होगा जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से दो तीन ही गवाह पेश होंगे और इस केस में सजा करवाई जा सकती हो शायद। तो इसलिए फिर ये देखा गया कि आने वाले दिनों में फिर इसी केस में अमजद परवेज साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनके वकील मुतय्यन किए गए। फिर हमने आने वाले दिनों में एक और भी मौजज़ा देखा कि किस तरह से पाकिस्तान में, जहां एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब को उनके अपने ऊपर कायम 16 अरब से जायद के मनी लॉन्ड्रिंग के FIA केस में 1.5 साल फर्द जुर्म आयद ना हो सकी, और इसी तरह से जो वजीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनके ऊपर दहशतगर्दी का एक मुकदमा गुजरांवाला की अदालत में भी पिछले 2 साल से चल रहा है, उसमें भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। लेकिन इमरान खान साहब को कमाल महारत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे से उठा लिया गया और उसके बाद अगले दिन उनको इसी अदालत में, जहां पे ये तोशाखाना का केस चल रहा था, उसमें फर्द जुर्म आयद करने के लिए पेश भी किया गया, क्योंकि हमारे कानून की एक रिक्वायरमेंट है कि फर्द जुर्म उस वक्त ही आयद हो सकता है जबकि जो मुल्जिम है वो फिजिकली खुद अदालत में मौजूद हो।
اب आ जाते हैं इस केस में सेहत जुर्म और सेहत शहादत जो पेश की गई है उसके ऊपर। आप जैसे आप जानते हैं इस केस में इलेक्शन कमीशन की जो मावनत हैं वो अमजद परवेज साहब कर रहे हैं, और ये माजी में नवाज शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ दोनों के ही वकील रहे हैं। और इमरान खान साहब की जो वकालत है वो ख्वाजा हारिस कर रहे हैं, जो कि लाहौर में एक जाने माने क्रिमिनल लॉयर थे। ख्वाजा सुल्तान साहब उनके फर्जंद हैं और ख़ुद भी क्रिमिनल मामलात में काफ़ी महारत रखते हैं, एक प्रोफेशनल वकील के तौर पर जाने जाते हैं। इस वक्त अदालत में इलेक्शन कमीशन के गवाहान के ऊपर जरा का सिलसिला जारी था, जो इसमें काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त हुई। आज वो इलेक्शन कमीशन के जो गवाह थे वकास मलिक साहब, उनके ऊपर बड़ी तफसील से जरा की ख्वाजा हारिस साहब ने, और काफ़ी उनकी दुर्गत बनाई। और याद रखिएगा कि इस केस में जो टोटल जुर्म है वो ये है कि इमरान खान साहब ने 1 साल अपने इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में घड़ी का जो उससे फरोख्त करदा थी, उससे जो पैसे हासिल हुए वो उनको एसेट्स के तौर पे नहीं दिखाया। लेकिन इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के अलावा जो गोशवारे होते हैं, जैसे कि टैक्स के हैं, दीगर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें ये चीज़ जाहिर की हुई थी, और आगे चल के भी ये चीज़ उन्होंने अपने गोशवारों में भी अपडेट कर ली थी। यहाँ पे मैं आपको ये भी हवाला देना चाहूँगा कि इस तरह के मामलात के ऊपर जो हमारा इस्टेब्लिश्ड कानून है पाकिस्तान के अंदर, उसमें एक नज़ीर प्रेसिडेंट जिसे हम कहते हैं, वो ख्वाजा आसिफ साहब के केस की भी है, जिसमें इसी बात से मिलते जुलते कुछ मामलात थे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मौजूद है जिसमें इस कंसीलमेंट को, या ये चीज़ जो आप गलती से भी शायद ज़ाहिर ना करी हो और आपने किसी दूसरे अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ज़ाहिर की हो, तो इसको कंसीलमेंट के जुमरे में नहीं गिना गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और इसका बेनिफिट दिया गया ख्वाजा आसिफ साहब को। अब कमाल हैरत की बात है कि एक चीज़ जो है वो ख्वाजा आसिफ के लिए जुर्म नहीं है, लेकिन अगर इमरान खान करता है तो वो जुर्म के जुमरे में आती है। अब नाजरीन, इस मुकदमे में जो मुकदमा यहाँ चल रहा है वो कंसीलमेंट का मुकदमा है, कि आपने अपने गोशवारों के अंदर चीज कंसील की और इसको जाहिर नहीं किया, जबकि इस घड़ी को लेके इस शोरा आफाक घड़ी को लेके नैब के अंदर एक अलग से इंक्वायरी चल रही है, जहां पे उस घड़ी को कि उस कितने में बेची गई और कितने में जाहिर की गई, रसीदें असल थी या नहीं थी, वो क्या था क्या नहीं था, उसके ऊपर लेके नैब एक अलग से मुकदमा बनाए बैठा है, और उसकी तफ्तीश उसने जारी रखी हुई है कि बिलफर्ज अगर इस बात में कोई कमी रह गई और यहां से बच गए तो फिर वो नैब वाले केस में धर लिए जाएंगे। इस केस में एक अहम चीज जो है वो, और इंटरेस्टिंग चीज जो है वो, इस केस में जो जज साहब हैं, दिलावर खान साहब हैं, एडिशनल सेशन जज हैं, वो इस मुकदमे को सुन रहे हैं। उनको लेके इमरान खान जो मुलजिम है इस केस में, उनकी जानिब से अदम इत्मीनान का बाकायदा इजहार किया गया है, और ये अदम इत्मीनान की वजह जो है वो महज उनके रवैये के ऊपर अदालत में मबनी नहीं है, बल्कि कुछ फेसबुक की उनकी माजी की पोस्ट जो है वो दिखाई गई हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पे कि वो कोई बुग़्ज़ रखते हैं शायद इमरान खान साहब से मुतल्लिका। तो इस चीज़ की मद्देनज़र मुल्ज़िम की तरफ से दरख्वास्त की गई कि आप मुकदमे से अलग हो जाएं, तो वो दरख्वास्त नहीं मानी गई, और इसमें इस वक्त अपील्स का सिलसिला जारी है। वैसे रवायत ये रही है हमारी जुडिशल मामलात में, और दुनिया में भी ये रवायत है कि जब जज के ऊपर कोई मुल्ज़म अदम इत्मीनान का इजहार कर दे और उसकी कोई बेसिस भी हो, तो जजेस उन केसेस से अलग हो जाते हैं, क्योंकि एक खदशा हमेशा रहता है कि जो वजह थी जज के ऊपर अदम इत्मीनान की, कल अगर वो अपील के स्टेज पे सच साबित होती है तो वो जो उनको कन्विक्शन हुई है, सजा हुई है, वो अनसेफ डिक्लेयर कर दी जाती है, और उसकी हैसियत और वक़्त जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस वक्त जो चीज़ सामने हमें नज़र आ रही है कि वो अदालत भी, प्रोसिक्यूशन भी, इलेक्शन कमीशन भी, गवाहान भी, सारे के सारों को ऐसे लगता है कि शहबाज स्पीड लगी हुई है, और उस शहबाज स्पीड के साथ जिस तरह से शहबाज शरीफ किसी ज़माने में अंडर पासिस और ओवरहेड्स लाहौर में बनाते थे, इसी तरह से इस केस में ताने बाने जोड़कर बहुत तेज़ी और तुंदही के साथ प्रोसिक्यूशन के अमल को मुकम्मल किया जा रहा है कि किसी चीज से मामले को आगे बढ़ाया जाए। अब इस केस में आगे क्या होना है, इमरान खान साहब को एक तरफ
جو پروسیکیوشن کے گواہ ہیں ان کے اوپر جرا بھی آج مکمل کر لی گئی، بلکہ کروا لی گئی، کیونکہ خواجہ حارث صاحب رپورٹڈلی بار بار گزارش کر رہے تھے کہ باقی گواہوں کے اوپر جرا کل کی جائے گی، لیکن وہ جج صاحب نے اجازت نہ دی، اور آج ہی جو ہے وہ پروسیکیوشن کی شہادتیں کمپلیٹ کرنے کا عمل پورا کر لیا گیا ہے، اور اب کل دوپہر 12 بجے عمران خان صاحب کو طلب کیا گیا ہے کہ وہ آ کے 342 کا جو اپنا بیان ہے، جو ملزم کا بیان ہوتا ہے ایک ٹرائل کے اندر، اس کو آ کے وہ قلم بند کروائیں۔ اس کے بعد کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ اگر ڈیفنس کوئی اپنے حق میں گواہی دینا چاہے گی یا وٹنس لانا چاہیں گے یا ڈاکومنٹ پروڈیوس کرنا چاہیں گے تو وہ اس عمل کو چلائیں گے۔ ویسے پاکستان میں روایت یہ رہی ہے کہ ڈیفنس جو ہے وہ اپنے کیس میں شہادتیں نہیں پیش کرتے ہیں، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کو کاؤنٹر پروڈکٹیو سمجھا جاتا ہے، اور جو بنیادی اسٹریٹجی ہوتی ہے ڈیفنس لائر کی وہ یہی ہوتی ہے کہ چونکہ پروسیکیوشن نے پروف کرنا ہے بیونڈ ریزنبل ڈاؤٹ، لہٰذا اس لیے جو جو شہادتیں یا جو گواہیاں ان کی طرف سے پیش کی گئی ہیں اسی میں ڈاؤٹ تلاش کر کے ان کے مقدمے کو خراب کیا جائے اور ختم کیا جائے، بنسبت اس کے کہ آپ اپنے گواہ سامنے لائیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ خواجہ حارث صاحب کیا اس میں کوئی ڈیفنس وٹنس یا ڈاکومنٹ لاتے ہیں، لیکن جو پروسیکیوشن ہے وہ تو اپنی کارروائی پوری کر چکا ہے، اور عدالت کی جانب سے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی کافی تیزی ہے، اور ان کی جانب سے بھی کہ اس کو کنکلوژن کی طرف لے جایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری ڈیولپمنٹ ہے وہ کل ہی کے روز کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو اسی مقدمے کو لے کے ایک اپیل خواجہ حارث صاحب کی طرف سے فائل کی گئی تھی، وہ کل سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے۔ وہ جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس مسرت حلالی صاحبہ کی کورٹ میں ہے، بہت انڈیپینڈنٹ ججز ہیں دونوں، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ان اپیلوں سے اس ٹرائل کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے۔ ناظرین، جیسا میں نے کہا کہ کنکلوژن میں کہ اس وقت جو پوری پروسیکیوشن اور حکومت وغیرہ کی جو پریفرنس ہے وہ تو یہی ہے کہ جلد از جلد اس کیس کو کنکلوڈ کرا لیا جائے اور سزا کی طرف لے جایا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔